नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारतीय किसान सत्य, ईमानदार और तपस्या की जीती जागती मिसाल हैं, जो कठिन मेहनत करके सूखी बेजान पड़ी धरती से संघर्ष करके उससे सोना उगाते हैं। कृषि ही उसकी शक्ति है और यही उसकी भक्ति भी है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तिलहनी फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने अलसी की फसल लगाई है, उससे अधिक उत्पादन तभी मिलेगा जब फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों को सही समय पर करेंगे। तो अलसी की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना चाहिए, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट के डॉक्टर SB अग्रवाल। किसान भाइयों, अभी जिन क्षेत्रों में जहां सिंचित क्षेत्र नहीं है, जहां पर जल्दी से अलसी की बोनी कर दी गई है और फसल में जहां बोनियां आ गई हैं, यानी फूल निकलने के बाद उसके अंदर दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक अच्छी किस्म से बीज तैयार करने के लिए अलसी में दो समस्याएं, एक पहला नंबर ये कि अवांछित पौधे और दूसरे खरपतवारों की संख्या। और वो खरपतवार का बीज यदि अलसी के साथ मिले हुए होते हैं तो वो आगे चलकर जहाँ भी बोए जाते हैं और वहाँ पर ये नुकसान पहुँचाते हैं। इसको नियंत्रण करने का ये भी तरीका हो सकता है कि उसको काट कर उसको दूर रखना है तो काट कर अलग कर दें और जानवरों को खिला सकते हैं, नहीं है तो जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर दबा दें। अलसी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। तो आप कैसे करें सिंचाई प्रबंधन, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। ऐसी अवस्था में जहाँ पर उतेरा किया है या जहाँ पर शुद्ध तौर से अलसी लगाई गई है, जिन किसान भाइयों के पास यदि एक पानी की व्यवस्था है तो बोड़ियाँ यानी जो फल बनाए हैं उस समय एक हल्की सिंचाई कर दें तो निश्चित तौर से दाने और पौधे दोनों ही तंदुरुस्त होंगे। पौधा तंदुरुस्त होगा तो निश्चित तौर से दाना भी अच्छा बनेगा, दाने का आकार अच्छा होगा, दाने का वजन अच्छा होगा और उत्पादन भी हमें अच्छा मिलेगा। एक सिंचाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस अवस्था में वहाँ पानी की कमी होने से दाने का आकार छोटा रह जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है और दाने में वजन नहीं बन पाता, तेल का प्रतिशत कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में एक सिंचाई करने से हमें निश्चित तौर से उत्पादन में इजाफा होगा। किसान भाइयों, सिंचाई प्रबंधन के बाद अब बात आती है कीट और रोग नियंत्रण की। तो आप कैसे करें कीट और रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं। तो अगर जो किसान ऐसा देखते हैं कि उनकी बोड़ियाँ या जो ऊपर बड बन गई है उसमें अगर छेद करके किसी तरीके की इल्ली का या कीड़े का प्रकोप दिखाई देता है, या तो छेद करके उसके दाने का रस पी जाती है, खा लेती है, या फिर उसको नुकसान पहुंचाती है, ऐसी स्थिति में उनको नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। मेटासिस्टॉक्स एक दवा है, उसका उपयोग कर सकते हैं। क्लोरोपायरीफॉस है, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये दवाएं ऐसी हैं जो कि नियंत्रण के साथ साथ वो उसमें आने की भी संख्या को कम करेगी, जिससे वहाँ किसी भी प्रकार के दूसरे कीट वहाँ नहीं आ पाएंगे और फसल को नुकसान कम से कम मात्रा में हो पाएगा। जहाँ बोड़ियाँ आ गई हैं यानी फूल निकलने के बाद उसके अंदर दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसी स्थिति में इसमें दो तरीके की समस्याएं आती है। एक रस्ट आता है, पत्तियों पर लाल रंग दिखाई देता है या किसी तरीके के काले धब्बे दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। नियंत्रण के लिए जहां रस्ट, जिसको लाल धब्बा है, काला रस्ट है, उसका नियंत्रण सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे सल्फेक्स आता है और उसका अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो इस तरीके की बीमारी का काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है और फसल सुरक्षित हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये पाउडरी मिल्ड्यू का जहाँ प्रकोप देखा जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग कवक से होने वाला रोग है। इसके कारण पौधों की शाखाओं के सिरों पर भूरा या सफेद आटे जैसा पाउडर दिखाई देता है। रोगी पौधों की पत्तियां गिरने लगती और दाने सिकुड़ जाते हैं। तो आप कैसे करें इस रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं। तो इसमें दो चीज़ हैं। पहला नंबर जो कि गंधक युक्त जो भी फफूंदनाशक है उसका उपयोग करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी अपन उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है तो मैंकोजेब, इसका उपयोग हमें स्प्रे के रूप में करें। इसकी प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम से 3 ग्राम भी अगर हम इसका घोल बनाकर स्प्रे करते हैं तो ये निश्चित तौर से नियंत्रित हो सकती है।
प्रदेश में लौकी की फसल इस समय फलन की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उत्पादन मिले इसके लिए लौकी की फसल में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई के साथ ही फसल सुरक्षा के उपायों को करना जरूरी है। तो आप इन कार्यों को किस तरह करें, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया जिला भोपाल की विषय विशेषज्ञ हेमलता वर्मा से। आज आपके सामने लौकी की फसल में किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए तो उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी मार्केट में लौकी मिल रही है। जैसा हम देख रहे हैं कि लौकी की फसल अब गर्मी की फसल या जायद की फसल नहीं रह गई है, 12 महीने इसको मार्केट में हमको मिलती है। तो और किसान भाई इससे लाभ भी कमा रहे हैं लौकी की फसल लगा के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो खरपतवार की समस्या है जब लौकी की फसल में आती है तो किसान भाई देख लें, क्योंकि अगर खरपतवार आएगा अपनी फसल में तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि लौकी बेल वाली फसल है। अगर वो खरपतवार की वृद्धि हमारे खेत में दिखेगी तो जो हमारी बेलें हैं वो सही से वृद्धि नहीं कर पाएंगी और जो उसमें फूल है फल है वो सही से नहीं बनेगा, क्योंकि खरपतवार प्रकाश के लिए, पानी के लिए और जो खाद और उर्वरक हम जो दे रहे हैं उसमें कंपटीशन करते हैं और हमारी जितनी उपज मिलनी चाहिए हमको उतनी नहीं मिल पाती। तो किसान भाई जो भी खुरपी की सहायता से या किसी और यंत्र की सहायता से समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहें। निदाई गुड़ाई करने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि जो एरेशन होता है वो भूमि का प्रॉपर हो जाता है और हमारे पौधों की वृद्धि भी सही से होती है और जो खरपतवार हैं वो भी निकल जाते हैं। और जो खरपतवार हैं वो कीट रोगों के लिए भी एक होस्ट का काम करते हैं। अगर खरपतवार नहीं होंगे हमारे खेत में तो कीट रोगों का प्रकोप भी हमारी फसल में कम देखा जाता है। किसान भाइयों, लौकी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में सिंचाई करते हुए पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। अब हम देखते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था, जैसा कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो किसान भाई पानी का विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होता देते हैं फसल में तो पौधे की जड़ें गलने लग जाती हैं और पौधे की वृद्धि भी सही प्रकार से नहीं होती है। तो किसान भाई ये देख लें कि हमारी पहले भूमि किस प्रकार की है। अगर भारी भूमि है तो हमें पानी कम लगेगा और हल्की मिट्टी है तो पानी ज़्यादा लगेगा। आप पहले पानी देने से पहले देख लें कि हमारी मिट्टी में पानी की आवश्यकता लग रही है तो उसको देख के पानी दें। वैसे सर्दी के मौसम में लगभग 10 से 15 दिन के अंदर में पानी दिया जाता है, फिर भी किसान भाई अपनी भूमि को देख के पानी दे सकते हैं। तो जब भी तोड़ाई करें तो उसके बाद देखते रहें कि हमारी फसल में उर्वरक की मात्रा लग रही है तो नाइट्रोजन जो हमने कई बार पहली शुरुआत में दिया था तो बचा दे देते हैं, तो तोड़ाई के समय आप दे सकते हैं उर्वरक। तो इस तरह इन बातों का ध्यान रखें। किसान भाइयों, लौकी की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाई अब हम चर्चा करेंगे लौकी की फसल में कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कीट नियंत्रण पर। इसमें कौन कौन से कीट आते हैं लौकी की फसल में। तो सबसे पहले आता है एक बीटल आता है। तो ये बीटल क्या करता है, पहले पत्तियों को, छोटी पत्तियों को काटता है, फूल को काटता है, जब फल बन जाता है तो फल को भी नुकसान पहुंचाता है। पौधे पर इस कीट को देखें तो एक दवाई आती है क्विनोलफॉस करके दवा, उसकी 2 ग्राम लीटर प्रति मात्रा के हिसाब से घोल बना के स्प्रे करें तो इस कीट का हमें प्रकोप से बच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुख्य कीट है लौकी वर्गीय फसलों में। तो इस कीट का विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर ये दिखता है तो इसको नियंत्रित करें। फिर एक कीट आता है फ्रूट फ्लाई करके, ये भी मुख्य कीट है लौकी की फसल में देखा जाता है। तो ये कीट क्या करता है, ये मक्खी के रूप में होता है। तो पहले ये फूल पे अपने अंडे देता है, इसकी जो मादा मक्खी है, फिर उसके जो लार्वी निकलते हैं वो फल को नुकसान पहुंचाते हैं और फल के अंदर पहुंच के फल को पूरा ख़राब कर देते हैं। और फिर हमने कई बार देखा है कि फल पूरा अंदर से सड़ जाता है तो इसकी गुणवत्ता ख़राब होती है और बाज़ार में बेचने योग्य नहीं रहता, तो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो अगर इस कीट का हम प्रकोप देख रहे हैं अपनी फसल में तो एक ट्रैप करके आता है, मिथाइल यूजिनॉल करके ट्रैप। तो इस ट्रैप का अपन खेत में प्रयोग करें तो इस कीट की जो मादा मक्खी है वो इससे कंट्रोल होती है। तो इसका अगर मादा मक्खी कंट्रोल हो जाएगी तो हमारे फसल में इस कीट का प्रकोप नहीं होगा। अगर ट्रैप नहीं कर रहे हैं तो किसान भाई क्विनोलफॉस नाम की दवा आती है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस दवाई का स्प्रे करके भी अपने जो फ्रूट फ्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाई अब हम चर्चा करेंगे लौकी में कौन कौन से रोग आते हैं और किस प्रकार से उनका नियंत्रण करें। तो सबसे पहले इसमें रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू, जो एक फफूंदी के द्वारा फैलता है। तो इसमें हमने देखा है पत्तियों पर, तनों पर एक सफ़ेद सा पाउडर जम जाता है जो बाद में पूरे पौधे पर बढ़ जाता है शुरुआती अवस्था में।
और फिर पूरा पौधा सूख जाता है, तो उसकी बढ़वार रुक जाती है। अगर इस प्रकार का जो हमारे पौधे में समस्या देखी जाती है तो एक वेटेबल सल्फर आता है, तो उसका घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर वेटेबल सल्फर का घोल करके आप स्प्रे करें, तो इससे हमारी जो फसल पे जो पाउडरी मिल्ड्यू आया उससे रोकथाम मिलती है। एक है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू भी एक फफूंदी के द्वारा फैलता है, तो इसमें रोग जो के लक्षण जो है निचली पत्तियों में पाए जाते हैं। निचली पत्तियों पर कोणाकार धब्बे बन जाते हैं जो ऊपर से पीले या लाल भूरे रंग के होते हैं। तो इस प्रकार के जब हमें अपनी फसल में धब्बे दिखाई दें, और फिर क्योंकि ये फिर बाद में धब्बे बढ़ के पूरे पत्तियों को ये कवर कर लेते हैं, तने को कवर कर लेते हैं, और हमारा फूल भी नहीं सही बनता या फिर हमारा फल की वृद्धि नहीं हो पाती। तो इस प्रकार का जब हम अपने फसल में इस प्रकार के रोग का प्रकोप देखें, तो इसके लिए मैंकोजेब करके दवा आती है, इसके 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर प्रकोप ज़्यादा दिखे तो 10 से 15 दिन के अंतर से फिर से दोबारा स्प्रे करें, तो इससे इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। तुड़ाई के लिए किसी अच्छे सेकेटियर या चाकू की सहायता से फलों की तुड़ाई करें, क्योंकि तुड़ाई के लिए फल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर कड़ा हो जाएगा, समय पर तुड़ाई नहीं होगी, कड़ा हो जाएगा तो उसका बाजार मूल्य कम हो जाता है। इसलिए जो फलों की तुड़ाई है समय पर करें, और देखरेख किसान भाई समय समय पर करते रहें, तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र, सीहोर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन धान की फसल में तना छेदक के प्रकोप से फसल को बचाने हेतु प्रारंभिक नियंत्रण के लिए प्रकाश प्रपंच अथवा फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। गेहूं की फसल बलिया निकालने की अवस्था में है, अतः जो किसान भाई बीज उत्पादन करना चाहते हैं वे विजातीय पौधों को निकालकर खेत से अलग करें। चने में बड़ी इल्लियों के नियंत्रण हेतु प्रोफेनेक्वाप साइपरमेथ्रिन मिश्रित कीटनाशक 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करें। सरसों में एफिड का प्रकोप होने पर इमिडाक्लोप्रिड 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। प्याज में बैंगनी धब्बा बीमारी दिखने या पत्तियां सूखने पर साफ नामक दवा को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। भिंडी एवं भट्टे की फसल को वेधक कीटों से बचाने हेतु 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं। कीटग्रस्त पौधे की ऊपरी मुरझाए हिस्से को मसलकर तोड़ दें। आम में इस समय बौर आ चुका है और फल लगना प्रारंभ हो रहा है। इस अवस्था में बौर में भभूतिया रोग लगने की संभावना रहती है, अतः सलाह दी जाती है कि इसकी सतत निगरानी करें और रोग के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में बॉबिस्टिन 1.5 ग्राम अथवा सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बाछियों को जीवन में एक बार 6 से 8 माह की उम्र में संक्रामक गर्भपात का टीका अवश्य लगवाएं। इस समय चारे के लिए बरसीम की उपलब्धता अधिक है, अतः जानवरों को हरी बरसीम के साथ सूखा चारा अवश्य खिलाएं। रानीखेत बीमारी से बचाव हेतु चूजों को 5 से 7 दिन की उम्र में टीका लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खेड़ी, जिला इंदौर के कृषक जीवन पवार ने। यह दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जीवन पवार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुओं में होने वाली कई प्रकार की बीमारियों में बताना चाहता हूं, जिसमें विशेषकर है रिपीट ब्रीडिंग और एक बांझपन। अपने प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं ब्याने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, और यदि आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और हमारे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिपीट ब्रीडिंग होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें है हार्मोनल इम्बैलेंस और एक आहार असंतुलित होना, संक्रामक
और कई बीमारियों की वजह से इसमें रिपीट ब्रीडिंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो रिपीट ब्रीडिंग में है, सबसे अहम योगदान है जो संतुलित आहार का है। इस बारे में आज के समय में बिल्कुल भी संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है। इसमें मुख्य वजह है कि जो फसल होती है ना, वो सिर्फ केमिकल रासायनिक विधि के द्वारा आजकल खेती हो रही, तो इससे जो सूखा चारा है, हरा चारा है, वो सब कुछ ही दूषित हो रहा है। और जो आजकल के पशु आहार आ रहे हैं उसमें भी केमिकल की अधिकांश मात्रा आ रही है। तो इस वजह से पशुओं में जो आहार और जो चारा दिया जा रहा है वो बिल्कुल इनबैलेंस है। इस वजह से जो इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पशु के बीमारी होती है जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इस बच्चेदानी के इन्फेक्शन से पशु बिल्कुल भी गर्भ नहीं ठहरता और जो अपन सीमन डिपॉजिट करते हैं वो भी डेथ हो जाता है। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भाधान करवाते हैं तो न केवल पशुओं के देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं। किसानों को जो पशुओं के द्वारा हानि हो रही है उसका एक मुख्य कारण यह भी कि गर्भ परीक्षण है। गर्भ परीक्षण हर 90 दिन पर करवाना चाहिए। एक बार प्रेग्नेंट हो गए तो 90 दिन के उपरांत उसको चेक करवाना चाहिए कि ये पशु गाभिन है या नहीं। और इसके लिए अच्छा है कि एक अच्छा और एक्सपीरियंसफुल अनुभवशील एक डॉक्टर से करवाना चाहिए, जिससे ना तो उसको कुछ दिक्कत होगी और एक पशुपालक को ये भी हो जाएगी कि अपना पशु गर्भधारण कर चुका है या गाभिन है तो उसकी आहार व्यवस्था भी उसी अनुरूप करनी चाहिए। उच्च गुणवत्ता युक्त कई कंपनियों के जो खनिज लवण आ रहे हैं, मिनरल मिक्सचर आ रहे हैं, वो समय पर देते रहना चाहिए। इस वजह से जो डिफिशियंसी है मिनरल्स की वो इनके द्वारा पूरी हो जाएगी। दूसरा कारण है हार्मोनल। तो इसमें एक अच्छे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार ही इसमें हार्मोनल जांच होनी चाहिए और उसी के अनुसार इसमें आपूर्ति होनी चाहिए। और खाली है या प्रेगनेंसी नहीं है तो उसको वापस से या तो बोलने की दवा देनी चाहिए। अच्छे चिकित्सक की सलाह लेके उसको ये इन्फेक्शन दूर करवाना चाहिए। बच्चेदानी में इंट्रायूट्राइन दवा डलानी चाहिए और उसका जो भी संभावित उपचार है वो करवाना चाहिए। और भी कई वजह हो सकती है इसके अंदर, तो इनकी अच्छे चिकित्सक की सलाह लेकर इनमें उपचार कराना चाहिए, जिससे पशु का अच्छा प्रोडक्शन मिले, समय पर मिले और उच्च गुणवत्ता युक्त मिले। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेंदे की खेती करके एक किसान ने की अच्छी आय। कैसे करें प्याज की खेती और बढ़ाएं अपनी आमदनी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।